So beta, we are going to discuss about the chapter that is your human health and disease. Okay, let's start now. ओके, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो बेटा एनसीईआरटी की स्टार्टिंग जो होती है व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर, स्टार्टिंग जो हो रही है वो हो रही है आपके दैट इज इम्यून सिस्टम से। इम्यूनिटी के बारे में पहले बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी में सबसे पहले जो डिस्कशन चल रहा है वो इम्यूनिटी के ऊपर चलता है। तो पहले हम बात करेंगे इम्यूनिटी, दैट इज इम्यूनिटी जो हमें लाइक बीमारियों से प्रोटेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से हम बीमारियों से बचे रहते हैं, राइट। सो दैट इज इम्यूनिटी। दो टाइप की होती है जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, दैट इज टू टाइप। एक है आपकी इननेट इम्यूनिटी जो बाय बर्थ होती है, और एक होती है आपकी एक्वायर्ड जो अपनी लाइफ टाइम जब आप बीमारियां से लाइक आप लाइक फाइट करते हैं, आपका इम्यून सिस्टम जब कंटिन्यूअसली बीमारियों के कांटेक्ट में रहता है, फाइट करता है, तो वो डेवलप होती जाती है, दैट इज। सो वन इज योर इननेट बाय बर्थ होती है, और एक जो आप अपनी लाइफ में एक्वायर करते हैं, दैट इज एक्वायर इम्यूनिटी। सो इननेट बाय बर्थ होगी और कैसी होगी, नॉन स्पेसिफिक होगी। एक्वायर्ड कैसी होगी, आफ्टर द बर्थ, जो आप अपने लाइफ टाइम में लाइफ स्पैन में आप एक्वायर करें, बीमारी से फाइट करके जो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप होती गई, तो दैट इज एक्वायर्ड। तो ये कैसी होती है, स्पेसिफिक होती है। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, दिस इज स्पेसिफिक एंड दिस इज योर नॉन स्पेसिफिक। ठीक है सर, ये होता क्या है समझना। नॉन स्पेसिफिक ओवरऑल सभी बीमारियों से, जो नॉर्मल बीमारियां उनसे आपको प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए ही आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगे, उसके लिए, उस एंटीजेंस के लिए। सो जब भी वो बीमारी के एंटीजेंस बॉडी में आएंगे, तब वो पर्टिकुलर एंटीबॉडीज उस एंटीजन से फाइट करेंगे और आपको प्रोटेक्ट करेंगे। इन कॉमन वे दिस इज नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इननेट की बात करते हैं तो यहाँ पे दो पार्ट है। एक है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इननेट को हमने कुछ पार्ट में डिवाइड किया, एक फर्स्ट लाइन और एक सेकंड लाइन। सर ये क्या है? फर्स्ट लाइन जो होती है वो एक्सटर्नल होती है। दिस डिफेंस इज योर एक्सटर्नल, जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट है। नॉन स्पेसिफिक होगा ये भी, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल इननेट आपकी नॉन स्पेसिफिक है। तो एक्सटर्नल में क्या आता है, दो टाइप आते हैं। एक आता है बेटा इसके अंदर फिजिकल बैरियर, तो वन इज फिजिकल बैरियर एंड द सेकंड वन इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो ये दो आपके दैट इज यहाँ पर फिजिकल बैरियर एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं, जो कि एक्सटर्नल थे। ठीक है, फिजिकल में क्या आ गया सर, स्किन आ गई। ये जो स्किन है माइक्रोब्स को रोक रही है बॉडी के अंदर एंटर करने से, तो दिस इज अ फिजिकल बैरियर। व्हेन वी टॉक अबाउट सेकंड वन, दैट इज म्यूकस एपिथेलियम टिश्यूज। जो आपके म्यूकस हो गए, जो जनरली जो आपके दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, म्यूकस एपिथेलियल टिश्यू जो प्रेजेंट है, ये भी माइक्रोब्स को बॉडी के अंदर एंटर करने से रोकते हैं। जैसे नोज फॉर एग्जांपल, नोज के अंदर म्यूकस है जिसके थ्रू माइक्रोब्स जो होते हैं वो म्यूकस में ट्रैप हो जाते हैं और अंदर तक नहीं पहुंच पा रहे, और अगर अंदर भी जा रहे हैं हवा के थ्रू, तो वो आपके जो फूड पाइप है उसमें आपके दैट इज ट्रैप हो रहे हैं, रोक रहे हैं। अगर वहां से आपके स्टमक में चले गए तो वहां HCl है जो इसको किल करेगा। तो दिस इज कम्स इनटू द फिजिकल बैरियर, जिसमें आपके स्किन और म्यूकस एपिथेलियम। सेकंड है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में क्या आ गए, अगेन फिजियोलॉजिकल के अंदर क्या आएंगे आपके, दैट इज जो फिजिकल बैरियर्स के सिक्रेशन है। दैट इज फिजिकल बैरियर में क्या आते हैं, स्किन, ठीक है, और एपिथेलियल टिश्यू जिनमें से सिक्रेशन हो रहा है। तो जो सिक्रेट करेंगी ये चीजें, उसमें आपके क्या होते हैं, कुछ लाइसोजाइम्स एंजाइम्स होते हैं, लाइसोजाइम्स होते हैं जो क्या करते थे आपके दैट इज बैक्टीरिया की सेल वॉल्स को दैट इज खत्म करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे कि माइक्रोब्स किल हो जाते हैं, इन्फेक्शन नहीं कर पाते थे। तो फिजियोलॉजिकल में सिक्रेशन आते हैं किसके, आपके दैट इज फिजिकल बैरियर्स के। जैसे कि यहाँ पर कौन कौन से हैं, म्यूकस आपके दैट इज म्यूकस हो गया, इसके अलावा बेटा टीयर हो गया, फिर सलाइवा हो गया और HCl हो गया। ये सब आपके दैट इज फिजिकल बैरियर्स के सिक्रेशन है। ठीक है, म्यूकस जो आपके दैट इज नोज में एपिथेलियल टिश्यूज है वहां से रिलीज हो रहा है, आपके टीयर में आपका लाइसोजाइम एंजाइम होंगे, सलाइवा के अंदर इवन इट विल कंटेन आल्सो दैट इज एंजाइम साथ साथ, इसमें भी आपके क्या होता है, लैक्टिक एंजाइम्स होते हैं, बहुत एंटीबैक्टीरियल होते हैं एंजाइम्स, और HCl दैट इज। इन सब में आपकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, ये सब के सब दैट इज बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। इज इट क्लियर नाउ? यहां तक समझ में आ गई बात? ओके, एक मिनट दो बस। सो नाउ आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आ जाते हैं उसके बाद, ये तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो एक्सटर्नल थी। अब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो कि इंटरनल है। ठीक है, दैट इज, अब यहां पर ये मत सोचना कि फिजिकल बैरियर जैसे म्यूकस है सर, ये तो हमारी बॉडी के अंदर ही, HCl बॉडी के अंदर है बेटा, लेकिन अंदर भी तो ऑर्गन्स के आउटर पार्ट है ना, आउटर बाउंड्री है कि नहीं। देखो दो वर्ड्स होते हैं समझना, एक होता है बाउंड्री और एक वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड योर लाइनिंग। वन इज बाउंड्री एंड वन इज लाइनिंग।
सर ये कैसे समझा? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इसको इस रूम को एक आप लोग दैट इज एक सेल मान के चलो, तो इसकी दो आउटर साइड है ना, एक बाहर की तरफ से आउटर साइड है और एक अंदर की तरफ से आउटर साइड है। तो जो अंदर वाली आउटर साइड है दैट इज कॉल्ड लाइनिंग, जो बाहर वाली आउटर साइड है दैट इज बाउंड्री। क्लियर बात? अब तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे दैट इज सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में इंटरनल। इंटरनल कैसे होंगे आपके? इसमें आगे सेलुलर बैरियर और एक साइटोकाइन बैरियर, वन इज सेलुलर एंड वन इज साइटोकाइन बैरियर, ये दोनों आपके इंटरनल में आते हैं। सेलुलर बैरियर में क्या आएंगे? एक तो नॉन फैगोसाइटिक सेल्स, नॉन फैगोसाइटिक सेल, ठीक है, और एक आएंगे फैगोसाइटिक सेल दैट इज। तो ये दो पार्ट है, एक नॉन फैगोसाइटिक और एक फैगोसाइटिक। दोनों ही किसका पार्ट है? सेलुलर का है। नॉन फैगोसाइटिक्स में क्या आ गए आपके? एनके सेल्स विच इज कॉल्ड नेचुरल किलर सेल्स। ये आपकी कैंसरस सेल्स या वायरस इन्फेक्टेड जो सेल्स हैं उनको डैमेज करती है, उनको खत्म करती है। क्लियर? नेचुरल किलर सेल्स किसमें आ रही हैं आपकी? दैट इज कम्स इनटू नॉन फैगोसिटिक, ये डायरेक्टली किल कर रही हैं दैट इज। फैगोसिटिक का मतलब क्या होता है? ईटिंग। तो यहां पर हम जब बात करते हैं फैगोसिटिक की, उसमें आ गए आपके दैट इज व्हाट? ब्लड, और दूसरी आ गई कनेक्टिव टिश्यूज की। ब्लड में आपके मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स, ये क्या है? फैगोसिटिक सेल्स हैं, मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। इसमें आपके क्या आ गए? न्यूट्रोफिल्स में ही हम इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, दैट इज PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। सो ये आपके न्यूट्रोफिल्स ही हैं, और इसके अलावा आपके मोनोसाइट, दोनों ही क्या है? अगर नेचर की बात करें दोनों फैगोसिटिक्स हैं जो ब्लड में प्रेजेंट है, ठीक है। जब वायरल का कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रोब्स का जो इन्फेक्शन होता है, तो ये जो आपकी मोनोसाइट्स हैं और जो आपकी दैट इज PMNL है, दैट इज पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर आपका ल्यूकोसाइट्स, ये क्या करती है बेटा? दैट इज उस इन्फेक्शन को, उन माइक्रोब्स को खत्म करने का काम करती है, डायरेक्टली ईट करेंगी, खत्म करेंगी, दैट इज फैगोसिटिक। दूसरी है कनेक्टिव टिश्यू में। फैगोसिटिक सेल्स कहाँ? कनेक्टिव टिश्यू में है। इसमें कौन आ गई सर? मैक्रोफेज आ गई, दैट इज मैक्रोफेज। अब मैक्रोफेज क्या करती हैं? इसमें भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि कफर सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट और कॉन्ड्रोक्लास्ट, ठीक है, कॉन्ड्रोक्लास्ट। ये क्या है बेटा? कफर सेल्स लिवर में होंगी, जो कि दैट इज आपके माइक्रोब्स को खत्म करने का काम करेंगी। ऑस्टियोक्लास्ट जो है बोन्स में होती हैं। ऑस्टियोक्लास्ट एक बोन्स को बनाने वाली जो सेल्स होती हैं दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स, तो ये उसी से नाम लिया गया है, दैट इज ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है, दैट इज। इसके अलावा कॉन्ड्रियोक्लास्ट, कॉन्ड्रियोक्लास्ट कहां होंगे सर? लिवर के अंदर होंगे, कार्टिलेज में, सॉरी, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द कार्टिलेज। तो ये कार्टिलेज, लिवर और साथ के साथ में आपके बोन्स में प्रेजेंट वो सेल्स हैं जो कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट हैं, दैट इज, एंड क्या काम कर रही हैं? दैट इज फैगोसाइट कर रही हैं, दैट इज किसका? माइक्रोब्स का कर रही है। क्लियर बात बेटा? यहां तक पक्का? आगे बढ़े। तो ये तो सेलुलर बैरियर्स नॉन फैगोसिटिक और फैगोसिटिक में, जिनको हमने डिवाइड किया। नॉन फैगोसिटिक में कौन आ गए हमारे? नॉन फैगोसिटिक्स के अंदर आ गए नेचुरल किलर सेल्स, जबकि फैगोसिटिक्स में आ गई ब्लड और कनेक्टिव। ब्लड में क्या आ गई? मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का दूसरा नाम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। देन कनेक्टिव टिश्यू में आपके क्या आ गए? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आ गए आपके एक तो मैक्रोफेज, मैक्रोफेज में फिर तीन है। एक है आपका ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट कहां प्रेजेंट है? आपके दैट इज बोन्स में। एक है कॉन्ड्रियोक्लास्ट, वो कहां प्रेजेंट है सर? आपके कार्टिलेज में। और एक आपका कफर सेल्स जो प्रेजेंट है लिवर में। खत्म। अब इसके बाद आते हैं साइटोकाइन बैरियर्स। साइटोकाइन बैरियर्स क्या होते हैं समझना पहले बात। इसको ऐसे समझो, साइटोकाइन बैरियर्स के अंदर आते हैं इंटरफेरॉन्स। इसमें कौन आते हैं बेटा? आपके इंटरफेरॉन्स, INF। तीन टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। दैट तीन टाइप के आपको इंटरफेरेंस देखने को मिलेंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा। अब होता क्या है इंटरफेरेंस? एक्चुअल में होता क्या है? जब कभी भी किसी सेल पे वायरस का इन्फेक्शन होता है, तो वो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स कुछ केमिकल्स रिलीज करती है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? इंटरफेरेंस कहते हैं। ये इंटरफेरेंस जो नॉन वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको मैसेज देते हैं कि आसपास की सेल्स में वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है, तो वो जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं खुद को प्रोटेक्ट करें। क्या ये बात समझ में आई? इंटरफेरेंस कब रिलीज होते हैं, कैसे? तो वही चीज यहाँ बताइए कि जैसे यहाँ वायरस का इन्फेक्शन दिखाया, इस वायरस ने जब अपना डीएनए को रिलीज किया, ये डीएनए सेल के अपने उसके डीएनए, सेल का जो डीएनए था, होस्ट का जो डीएनए था, उसके संग मर्ज हो गया। तो यहां से क्या हुआ? दैट इज इंटरफेरॉन रिलीज हुए इस न्यूक्लियस से। ये वायरल इन्फेक्टेड सेल्स थी जिसमें वायरस का इन्फेक्शन हो चुका था। यहां से इस सेल ने इंटरफेरॉन को रिलीज किया, जो कि आपके प्रोटीन्स होते हैं, दीज आर। इन्होंने क्या किया बेटा? दैट इज जो आपके दूसरी जो सेल थी जहां वायरस का इन्फेक्शन अभी नहीं हुआ, उसमें इसके क्या थे बेटा? रिसेप्टर्स थे। ये इंटरफेरॉन उस रिसेप्टर से बाइंड करके, जैसे ही बाइंड करेंगे इंटरफेरॉन रिसेप्टर से, इस मैसेज, ये मैसेज आपके इस
नॉन वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के न्यूक्लियस तक चला जाएगा और इनको पता चल जाएगा कि हाँ दूसरी आसपास की सेल में वायरस का इन्फेक्शन हुआ था। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इंटरफेरेंस क्या है सर? एक तो प्रोटीन्स है, ये वायरस को मारते नहीं है, पहली चीज। दूसरी है ना, कभी वायरस को मारेंगे नहीं, दैट विल नेवर किल वायरस। ये करते क्या है? सिर्फ वायरल प्रोटीन के ट्रांसलेशन को रोकते हैं, दैट विल इनहिबिट द ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन। वायरल प्रोटीन के ट्रांसलेशन ही नहीं होगा तो दैट इज प्रोटीन नहीं बन पाएगा वायरस का। प्रोटीन नहीं बनेगा तो वायरस की फॉर्मेशन भी नई वायरस प्रोटीन या नई वायरल कॉलोनीज डेवलप नहीं हो पाएंगी। क्लियर? यहां बात समझ में आ गई? कैसे खत्म करते हैं तो समझना। जैसे ये वायरस ये इंटरफेरॉन रिसेप्टर से बाइंड किया, यहां से सिग्नल सीधे कहां पहुंचा? इसके न्यूक्लियस में जो डीएनए था वहां पहुंचा। इस डीएनए ने क्या रिलीज करा? एंटीवायरल प्रोटीन रिलीज करी। यही एंटीवायरल प्रोटीन क्या करेगी? इस वायरस के जो ट्रांसलेशन हो रहा है उसको इनहिबिट कर देगी। इज इट क्लियर नाउ? आगे बढ़े, चलो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बात करते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करेंगे, एक मिनट दोगे? ठीक है, हमने अभी ये देखा कि आपके जो इम्यूनिटी है, एक तो थी दैट इज कॉल्ड योर बाय बर्थ इननेट इम्यूनिटी, हमने उसके टाइप देखे। अब उसके बाद जो दूसरी इम्यूनिटी होती है वो है एक्वायर्ड, जो आप अपनी लाइफ टाइम में दैट इज रिसीव मतलब अटेंड करते हैं, गेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड। तो एक्वायर्ड हमेशा कैसी होगी? जैसे कि आपकी इननेट जो थी बाय बर्थ वो नॉन स्पेसिफिक थी, ये हमेशा कैसी होंगी? स्पेसिफिक होंगी। पहली चीज तो इट इज ऑलवेज स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक होंगी। दूसरी, जिस तरह से आपकी इननेट इम्यूनिटी एक्सटर्नल थी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कैसी थी? इंटरनल थी। ये कैसी होंगी? सिर्फ इंटरनल होंगी, देयर इज नो एक्सटर्नल, यहां सिर्फ इंटरनल देखने को मिलेंगी। एंड ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बनाती हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या आता है? आपकी स्किन, म्यूकस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आपका क्या आ रहे थे? दैट इज जो सिक्रेशन थे आपके फिजिकल बैरियर्स के, जैसे कि म्यूकस हो गए, टीयर हो गया, सलाइवा हो गया और एचसीएल हो गए, वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में थे। उसके बाद थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की जब बात करेंगे तो उसमें कौन आ गए आपके? दैट इज आपके सीधे सीधे जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो उसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, क्लियर बात? आगे बढ़े नाउ। इसके बाद आते हैं बेटा फीचर्स क्या क्या है। तो पहले बता चुका हूं, स्पेसिफिसिटी यानी स्पेसिफिक होगी, पर्टिकुलर एंटीजेंस के लिए पर्टिकुलर एंटीबॉडीज फॉर्म होंगे। देन इसके बाद इसमें मेमोरी देखने को मिलती है, यानी जो एंटीबॉडीज बने वो एंटीबॉडीज स्टोर होंगे मेमोरी सेल्स में। इन फ्यूचर एंटीजन अगर सेम एंटीजन वापस आएगा तो ये एंटीबॉडीज उससे फाइट करेंगे, दैट इज मेमोरी बेस्ड है। देन इसके अलावा डाइवर्सिटी, यानी डिफरेंट डिफरेंट एंटीजेंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट एंटीबॉडीज आपको देखने को मिलेंगे, बनते हुए बनेंगे। ठीक, अलग अलग एंटीजेंस के लिए अलग अलग एंटीबॉडीज बनेंगे, दैट इज डाइवर्सिटी। और यहां पर क्या होगा? सबसे मेन चीज डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मींस ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये पहचानेगी कि कौन से फॉरेन पार्टिकल्स हैं, कौन से बॉडी के अपने खुद के पार्टिकल्स सेल्स हैं, कौन सी फॉरेन सेल्स और कौन सी बॉडी की अपनी खुद की सेल्स हैं, तो उनके बीच में फाइंड आउट करेगी, दैट इज सेल्स एंड नॉन सेल्स। दोनों के बीच में ये क्या देगी बेटा? रेस्पॉन्स देगी। अगर खुद की अपनी सेल्स हैं तो उसके लिए कोई रेस्पॉन्स नहीं, लेकिन अगर कोई फॉरेन सेल्स हैं, फॉरेन पार्टिकल्स है तो उसके लिए रेस्पॉन्स देगी। दो तरह का, एक होगा प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स और दूसरा होगा दैट इज कॉल्ड योर सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। इज इट क्लियर ऑल्सो? नेक्स्ट कम टू द अगली स्लाइड। अब आ जाते हैं इसके बाद बेटा, नाउ कम टू द सी। अब हम ये रेस्पॉन्स देखने वाले हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को यहाँ पे समझेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। ठीक है, तो समझना, यहां मैंने दोनों चीजें बताएंगे। फर्स्ट, सबसे पहले जब भी कोई पैथोजन फर्स्ट टाइम बॉडी के अंदर एंटर करा, देयर इज अ पैथोजन। अब कोई भी पैथोजन जब फर्स्ट टाइम आपका एंटर करेगा बॉडी के अंदर, तो जैसे वो पैथोजन एंटर करेगा, बी लिम्फोसाइट्स की जो थी वो बेटा उसके संग क्या करेगी? इंटरेक्ट करेंगी फर्स्ट टाइम पे। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स पे जो एंटीबॉडीज थी वो उस पैथोजन से क्या करेंगे? दैट इज इंटरेक्ट कर रही हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? दैट इज। अब इसके बाद क्या होगा? अब जब इंटरेक्शन हो गया, फर्स्ट टाइम का इंटरेक्शन हुआ, जब उसमें बी लिम्फोसाइट्स का इन्वॉल्वमेंट था, अब यहाँ बी लिम्फोसाइट्स में जैसे क्या हुआ, इसके दो पार्ट, एक होगी मेमोरी सेल्स जो इस एंटीजेंस को याद रखेंगी, जिसके अगेंस्ट क्या बनाई थी? एंटीबॉडीज बनाई थी। तो ये एंटीबॉडीज यहाँ पे क्या हो रही है? दैट इज स्टोर हो रही है मेमोरी सेल्स में। दूसरा क्या होंगी? प्लाज्मा सेल्स। ये वो प्लाज्मा सेल्स हैं जो क्या करेंगी? दैट इज शुरुआत में एंटीबॉडीज बनाएंगी, दैट विल फॉर्म द एंटीबॉडीज। जब ये एंटीजन फर्स्ट टाइम, यानी ये पैथोजन जब फर्स्ट टाइम एंटर हुआ, बी लिम्फोसाइट्स के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, तो क्या बनाएंगी? इसके लिए एंटीबॉडीज बनाएंगी। वो एंटीबॉडीज एक्चुअल में कौन बना रहा है? बी लिम्फोसाइट्स की प्लाज्मा सेल्स बना रही है। जब वो एंटीबॉडीज बन गई
तो उनको स्टोर कौन कर रहा है? मेमोरी सेल्स कर रही है। यहाँ पे शुरुआत में जो आपके एंटीबॉडीज बनेंगी वो लो इंटेंसिटी की बनेगी, कम बनेगी। क्लियर बात? इसलिए प्राइमरी रेस्पॉन्स में आप देखना कि आप बीमार ज्यादा पड़ते हो, किसी इंफेक्शन जब आपको होता है फर्स्ट टाइम तो आप ज्यादा बीमार पड़ते हो। लेकिन जब एंटीबॉडीज बन गई और मेमोरी सेल्स में स्टोर हो गई तो आप समझना ना, ये आपकी एम सेल्स, ठीक है, अब मेरी बात को समझना, ये कब एक्टिवेट होंगी? सेकंड टाइम पे जब सेम पैथोजन एंटर करेगा। जब सेकंड टाइम पे जब सेम पैथोजन एंटर करा, दैट इज अ सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। फर्स्ट टाइम आया था दैट इज प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, सेकंड टाइम आ रहा है सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। तो जब सेकंड टाइम पे आएगा तो ये मेमोरी सेल्स अब बी लिम्फोसाइट्स इंटरेक्ट नहीं करेंगे, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, वो प्राइमरी में था। सेकेंडरी में किसका इन्वॉल्वमेंट आएगा? मेमोरी सेल्स, जिन्होंने क्या किया था? उन एंटीबॉडीज को स्टोर करके रखा था। ये एंटीबॉडीज जो मेमोरी सेल्स के अंदर थी वो इंटरेक्ट करेंगी सीधे एंटीजन से। क्या ये बात समझ में आ गई? एंड देन उसके बाद जैसे इंटरेक्शन होगा आपका शुरुआत में, प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगी फिर आपकी? दैट इज, यहां पर शुरुआत में समझना, प्लाज्मा सेल्स क्या बनाएंगी आपकी? दैट इज एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगी और ज्यादा बननी शुरू होगी। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना बेटा। शुरुआत में प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के अंदर क्या था? आपका जो एंटीबॉडीज बन रहे थे वो लो इंटेंसिटी से बन रहे थे, तो यानी शुरुआत में आईजीएम जो थी उसका अमाउंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आईजीजी, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में लो इंटेंसिटी में आपके एंटीबॉडीज बन रहे थे। तो आईजीएम ज्यादा होगी प्राइमरी रेस्पॉन्स में, इम्यून रेस्पॉन्स के अंदर, और आईजीजी कम होगी। लेकिन जैसे सेम पैथोजन का सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा, सेम टाइम मतलब बाद में इन्फेक्शन होगा सेम पैथोजन से, तब उस टाइम पे प्लाज्मा सेल्स जो आपके एंटीबॉडीज बनाएंगी भर भर के ज्यादा बनाएंगी, तब उस टाइम पे आईजीजी का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आईजीएम। इसको कहते हैं हम लोग डॉट एनामिनेस्टिक रेस्पॉन्स, इसी को बोलते हैं एनामिनेस्टिक रेस्पॉन्स। क्या ये बात क्लियर हो रही है? तो जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो हमारे टेस्ट में ये चीज देखा जाता है कि एंटीबॉडीज कौन सी ज्यादा है, आईजीजी है या आईजीएम। अगर आईजीएम ज्यादा है तो मींस अभी प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स है, ये आपका प्राइमरी टाइम, फर्स्ट टाइम अभी ये क्या हुआ है? इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन अगर आईजीजी का अमाउंट बहुत ज्यादा दिख रहा है रिपोर्ट्स में, तो मींस ये इन्फेक्शन पहले भी हो चुका था, दिस इज द सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। अब क्लियर हो गई बात? अब आ जाते हैं इसके बाद, ये चीज क्लियर हो चुकी हो तो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये मैंने यहाँ पे बेटा दैट इज सेम वही चीज जो हमने यहाँ पढ़ी उसको ग्राफ की फॉर्म में दिखाया है, दैट इज परसेंटेज ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। यहाँ पे डेज के हिसाब से हमने देखा है इसको। तो मेरी बात को सुना, शुरुआत में आप देखो जब आपका दैट इज प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स है, तो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स में आईजीएम का अमाउंट आपको ज्यादा दिख रहा है, दैट इज प्राइज, ये आपका फर्स्ट पीक जो दिखी वो किसकी दिखी? दैट इज प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स में आईजीएम की पीक दिख रही है यहाँ पे, दिस इज आईजीएम, और ये आईजीजी है ग्रीन कलर में जो दिखाई है, ठीक है। तो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स में आपको जो पीक दिख रही है वो आईजीएम की ज्यादा दिख रही है, आईजीजी की थोड़ी सी कम है, ठीक है, दिस इज प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। लेकिन सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स जब हुआ तो आईजीएम की पीक तो बनी, लेकिन आईजीजी की उससे कहीं ज्यादा बनी, दिस इज पीक जो दिखाई दी, जिसके बेस पे हमने देखा कि ये सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स हुआ। अब समझ में आ गई बात? क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट, प्राइमरी और इम्यून रेस्पॉन्स को हमने देखा। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स क्या होता है? जब कोई भी माइक्रो पैथोजन जो बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटर हुआ, दैट इज फर्स्ट एनकाउंटर। ये क्या है? सेकंड एनकाउंटर, यानी सेम पैथोजन जब वापस आया। देन इसके बाद यहां पर किसका इन्वॉल्वमेंट था? बताया था बी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होती हैं डायग्राम में। यहां कौन इन्वॉल्व हो रही है बेटा? मेमोरी सेल्स, बी लिम्फोसाइट से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे अब। देन इसके अलावा यहाँ पर जब शुरुआत में एंटीबॉडीज बनेंगी लो इंटेंसिटी से, कौन सी बन रही है? आईजीएम ज्यादा है शुरुआत में, यहां पे हाई इंटेंसिटी से बनेंगी, तो वही चीज यहां आईजीएम ज्यादा होगी, यहां क्या ज्यादा होंगी? आईजीजी ज्यादा होंगी। तो दिस इज योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। इज इट क्लियर बेटा? आगे बढ़े, कम टू द नेक्स्ट, नाउ आगे बढ़ते हैं, दिस इज योर नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे एंटीजेंस की। एंटीजेंस क्या है? फॉरेन मॉलिक्यूल्स, फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारी बॉडी के अंदर हमें लाइक डिजीज कॉज करते हैं या हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को दैट इज क्या करते हैं बेटा? कहीं ना कहीं स्टिमुलेट करते हैं ना, उसको इफेक्ट डालते हैं, दैट इज एंटीजेंस। तो यहाँ हमने एंटीजेंस को मैंने दिखाया, ये एक आपका एंटीजन है। इस एंटीजेंस पे क्या होते हैं बेटा? मेरे बहुत ध्यान से समझना, इस एंटीजेंस के ऊपर स्पाइक्स होती हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप की स्पाइक्स होंगी, इट कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइक्स। यही स्पाइक्स एक्चुअल में एंटीबॉडी के संग इंटरेक्ट करती हैं। जैसे यहाँ पे क्या होंगी ये मैंने दिखा रखी है, दो चीजें बताएंगे, एक होता है पैराटॉप, एक होता है एपिटॉप, बहुत ध्यान से समझना। पैराटॉप क्या होता है? ये एंटीबॉडी का वो पार्ट है जिससे एंटीजेंस क्या करेंगे? बाइंड करेंगे, इसको कहते हैं हम पैराटॉप। क्या है बात समझ में आ रही? ग्रीन कलर से, जिसपे क्या करेंगे? एंटीजन बाइंड करेंगे। तो पैराटॉप किसका पार्ट है? एंटीबॉडी का पार्ट है। क्या बाइंड करेंगे? एंटीजेंस।
और एपिटॉप ये वाला पार्ट है, दिस इज द एंटीजन की वो साइट जिससे कि कौन बाइंड करेगा आपका, दैट इज एंटीबॉडी बाइंड कर रहा है। तो एपिटॉप एंटीजन का पार्ट होगा और पैराटॉप एंटीबॉडी का पार्ट होगा। इनके बीच में आपको इंटरेक्शन देखने को मिलेंगे, दैट इज इंटरेक्ट करेंगे। क्लियर ये वाली बात? ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान से समझना। एंटीजन कैसे होंगे हमेशा? सर ये आपके नॉन सेल्फ है। नॉन सेल्फ मतलब है दैट इज इसमें डिफरेंट टाइप की आपके स्पाइक्स हैं, दैट इज किसी पर्टिकुलर एंटीबॉडी के लिए नहीं है ये अभी, ठीक है, दैट इज नॉन सेल्फ। अब किसके बने हैं? सब प्रोटीन के बने हो सकते हैं, इसमें कार्ब्स भी होंगे आपके। इनका मॉलिक्यूलर वेट हमेशा ध्यान रखना 10,000 डाल्टन से कम होगा, लेस देन 10,000 डाल्टन, उससे कम होगा। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से कम है उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? दैट इज कंसीडर्ड एज अ एंटीजन, उसको हम एंटीजन मान रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गए ये वाले पॉइंट समझ में आ गए? पैराटॉप और एपिटॉप क्लियर हो चुका है। पैराटॉप इज द पार्ट ऑफ एंटीबॉडी जिससे एंटीजन बाइंड करेगा, एपिटॉप इज द पार्ट ऑफ एंटीजन जो कि एंटीबॉडी से बाइंड करेंगे। अब आ जाओ, कम टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब एंटीबॉडीज देखते हैं। हमने अभी पीछे एंटीजन देखा, अब एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज का नेचर जैसे हमने वहां देखा था, एंटीजन जो थे प्रोटीन्स और कार्ब्स के थे, ये जो हैं ये किसके बने हैं? सेम वही प्रोटीन और कार्ब्स के हैं, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। दिस इज नेचर वाइज कैसे हैं? ग्लाइकोप्रोटीन है। एक एंटीजन के अंदर कितनी साइट्स होंगी? सर 4 पॉलीपेप्टाइड साइट्स होंगी। इट हैज अ 4 पॉलीपेप्टाइड साइट्स, पॉलीपेप्टाइड चेन या पॉलीपेप्टाइड साइट जो मैं बोल रहा हूं दैट इज पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी। 2 हैवी होंगे, 2 लाइट होंगे, इसलिए H2L2 इसलिए बोलते हैं। 2 हैवी हैं H2 और 2 क्या है? लाइट है। तो ये 2 हैवी चेन हो गई इसके अंदर और 2 कैसी हो गई? लाइट चेन हो गई। हैवी चेन्स में आपकी कौन कौन सी एंटीबॉडीज आती है? ये हमने अमाउंट देख रखा था मेरा। इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट किसका होगा? IgG का होगा 80%। उसके बाद आपकी कौन सी आएगी? IgA, फिर IgM, फिर IgD और सबसे लास्ट में लेस देन 1% IgE। तो पहले क्या हो गया? G, फिर A, फिर M, फिर D और फिर E। दिस इज योर हैवी वेट चेन। जो आपकी हैवी लाइट चेन है वो हैवी चेन है, उसके अंदर ये आपकी एंटीबॉडीज आपको देखने को मिलेंगी। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर की बात, जो मैंने अभी यहाँ समझाई उसी को हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो चेन्स हैं हैवी और लाइट चेन, इनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, हैवी चेन्स के बीच में कितने होंगे? सर 2 होंगे। 2 हैवी चेन्स हैं तो उनके बीच में आपके 2 आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होंगे। और अगर हैवी और लाइट चेन की बात करेंगे तो उनके बीच में भी कितने होंगे? सर 2 होंगे। तो टोटल कितने हो गए आपके? दैट इज डाइसल्फाइड बॉन्ड्स 16 हो गए। टोटल इज 16। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हमने अभी तक दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी को देख रहे थे। अब बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। चलो, तो 2 तरह की होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी। एक होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी, वन इज द ह्यूमरल इम्यूनिटी, और एक जो होती है वो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, CMI। ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड। हमेशा याद रखो बायो में ह्यूमरल का मतलब क्या होता है? बॉडी फ्लूइड। तो ये वो इम्यूनिटी है जिसमें हमारे बॉडी फ्लूइड का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज आल्सो बी लिम्फोसाइट बेस्ड इम्यूनिटी। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नाम से समझ में आ गया। ह्यूमरल में किसका इन्वॉल्वमेंट होगा? बी लिम्फोसाइट्स का आपको इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ 2 हैं, एक हो गई मेमोरी सेल जहां एंटीबॉडी स्टोर होंगे, और एक है प्लाज्मा सेल जो क्या बनाएगी? एंटीबॉडीज बना रही थी। किसकी हेल्प से बनाएगी? टी सेल्स की हेल्प से बनाएगी। बी सेल्स बनाती तो हैं लेकिन उसको इन्वॉल्वमेंट यानी हेल्प चाहिए होती है टी सेल्स की, तब मिलके बनाती हैं वो। क्लियर? तो यहाँ पर आपके ह्यूमरल में 2, एक होगी मेमोरी और एक होगी प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल्स क्या होंगी? एंटीबॉडीज बनाएंगी। कहाँ बनाएंगी? फ्लूइड में बना रही है, इसलिए तो क्या बोल रहे हैं इसको? ह्यूमरल, दैट इज योर ह्यूमरल इम्यूनिटी। क्लियर? अगला है सेल मीडिएटेड। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में टी सेल्स का काम आता है। सर ये कब होती है? जब भी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करता है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम में जो आपकी इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है वो सेल मीडिएटेड होती है, जो उस डोनर के ऑर्गन को आपकी बॉडी में ठीक से काम करने ना दे स्टार्टिंग, क्योंकि जो ऑर्गन आपकी बॉडी में ट्रांसफर किया गया है वो फॉरेन है, बाहर का है, किसी और का है, आपकी बॉडी का अपना खुद का नहीं था। दैट्स व्हाई इट्स अ फॉरेन ऑर्गन। भले वो किडनी है, काम वही करेगी जो आपकी बॉडी की किडनी कर रही थी, लेकिन वो किडनी जो आपकी बॉडी में डाली वो किसी और पर्सन की डाली है। तो इसलिए सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी उस टाइम पे एक्टिवेट होती है। उसके लिए हम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट जो होते हैं उनका यूज करते थे। ठीक है, अब आ जाओ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो
सेल मीडिएटेड किसके ऊपर बेस्ड है सर? टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर बेस्ड है। जैसे यहाँ पे ह्यूमरल में किसका इन्वॉल्वमेंट था? बी लिम्फोसाइट्स का। यहाँ किसका इन्वॉल्वमेंट है? दैट इज टी लिम्फोसाइट्स का। यहाँ पे क्या कौन कौन सी सेल्स आ गई? यहाँ पर आ गई आपकी टी एच, दैट इज एच फॉर हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल्स हो गई, टी किलर सेल्स हो गई, टी सिक्रीशन सेल्स हो गई और टी मेमोरी सेल्स हो गई। तो ये सारी मिलके क्या बना रही हैं? दैट इज आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी फॉर्म करती है। तो नाउ वी नो कि आपकी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है दो, एक ह्यूमरल और एक आपकी जो होती है दैट इज बेस्ट सीएमआई, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल जो होगी वो बॉडी फ्लूइड कहलाएगी, उसमें बी लिम्फोसाइट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, सेल मीडिएटेड में आपके टी लिम्फोसाइट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। आगे चलें अब, नाउ कम टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। सी, अब बात करेंगे टिश्यू या ट्रांसप्लांटेशन, टिश्यू ग्राफ्टिंग या ट्रांसप्लांटेशन। सिंपल से टर्म्स में समझें, टिश्यू ग्राफ्टिंग ट्रांसप्लांटेशन का मतलब है किसी पर्सन के अंदर, किसी पेशेंट के अंदर जब कोई ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर पा रहा तो उसके अंदर किसी दूसरे डोनर का, किसी दूसरे पर्सन का हम लोग क्या करते हैं? ऑर्गन ट्रांसफर करते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या टिश्यू ग्राफ्टिंग। तो यहाँ पे कौन सी इम्यूनिटी आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, कौन सी इम्यूनिटी है यहाँ पे जो इन्वॉल्व हो रही है, जो कि यहाँ पे आपका रोल प्ले करेगी? दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। वो उसका इंपॉर्टेंस है, वो यहाँ पर आएगी। दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यू विल सी ओवर हियर, वो आपको यहाँ देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके बाद इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट, टिश्यू ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं बेटा हम लोग, यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में पहले हम कुछ चीजों को ध्यान रखेंगे। पहली हम लोग यहाँ पे कुछ चीजों को मैच करेंगे। मैं पेशेंट हूं, कोई एक पर्सन मुझे खुशबू अपनी किडनी मुझे दे रही है, तो हमारे बीच में क्या चेक किया जाएगा बेटा? पहले ब्लड ग्रुप, क्या हमारा ब्लड ग्रुप सेम है कि नहीं। आप समझ आ गई? मैचिंग किसके बीच में हो रही है? पेशेंट और डोनर के बीच में हो रही है। तो उनके ब्लड ग्रुप को चेक किया जाएगा, मैचिंग उनकी की जाएगी, ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। इसके अलावा जो मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है, एमएससी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एमएससी, इनको मैच किया जाता है। दो चीजें मैच की जाएंगी, ब्लड ग्रुप और एमएससी। इनको आपका क्या किया जाता है बेटा? दैट इज मैच किया जाता है। तो एमएससी को हम लोग क्या बोलते हैं? एचएलए, दैट इज कॉल्ड योर ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस। इनको हम लोग कंपेयर करते हैं। एनसीईआरटी में इसके बारे में ज्यादा कुछ दे नहीं रखा, सिर्फ नाम समझाया गया है कि आप एमएससी और ब्लड ग्रुप को मैच करोगे टिश्यू ग्राफ्टिंग यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे। मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। अब ये जो आपका मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है एमएससी मॉलिक्यूल्स, दैट इज नोन एज एचएलए, ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजेंस। ये दो टाइप के हैं, एमएससी 1 एंड एमएससी 2। तो इनको मैच करेंगे और ब्लड ग्रुप मैच करेंगे। इसके अलावा और क्या करेंगे? अभी बताया था आपको, इम्यूनोसप्रेसिव जो आपकी ड्रग्स होती हैं उनका यूज करेंगे। ठीक है, जो इम्यून सिस्टम को क्या करेगी कुछ टाइम, उस टाइम के लिए दैट इज सप्रेस कर देगी, दबा देगी, ताकि ग्राफ्टिंग के बाद जब आपके बॉडी में जो ऑर्गन ट्रांसफर किया गया उससे एक टाइम मिल जाए प्रॉपर एडजस्ट करने के लिए, काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए। तो ये इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स में कौन कौन सी दवाइयां, एक तो है कॉर्टिसोल, इसका यूज करते हैं हम लोग, और एक साइक्लोस्पोरिन, इसका यूज करते हैं। ये आपकी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं जो सीएमआई को क्या करती हैं? दैट इज सप्रेस कर देती हैं। दिस स्लाइड इज आल्सो क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आ जाते हैं बेटा इसके बाद नेक्स्ट, हमारी जो इम्यूनिटी होती है, एक तो है एक्टिव इम्यूनिटी, एक है पैसिव इम्यूनिटी। वन इज एक्टिव एंड वन इज पैसिव इम्यूनिटी। अब बहुत ध्यान समझना एक्टिव और पैसिव कैसी होती है बेटा, बहुत इजी है, आसानी समझेंगे। जब एक्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किए जाएंगे वो कौन करेगा? जब आपको इन्फेक्शन होगा तो आपको इन्फेक्शन होने के बाद आप ही का इम्यून सिस्टम वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा उस एंटीजन के अगेंस्ट में, दैट इज एक्टिव। क्लियर बात? इट इज एक्टिव। यहां पे आपको दैट इज कैसी होगी? ये स्लो होगा और आपका लॉन्ग ड्यूरेशन तक होगा, दैट इज स्लो एंड लॉन्ग ड्यूरेशन तक। इसको मैं एक मिनट दो समझाता हूं, एक मिनट दो बेटा बस। ओके बेटा, सो एक्टिव इम्यूनिटी में जब हम बात करते हैं ये कैसी होती है? सर स्लो होती है, इट विल बी स्लो, एंड साथ के साथ में कैसी होगी बेटा? दैट इज योर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगी, दैट इज प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस मतलब होता है ट्रीटमेंट। ठीक है, तो आपके एक्टिव इम्यूनिटी में अगर हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो ट्रीटमेंट हम कैसे दे रहे हैं यहाँ पे? जैसे कि हम लोग किसी पर्सन, वैक्सीनेशन फॉर एग्जाम्पल, हम जब वैक्सीन लगाते हैं तो वैक्सीन में क्या होते हैं आपके? ऑलरेडी दैट इज एंटीजेंस होते थे। जब वो एंटीजेंस आपके किल्ड होते हैं या फिर आपके दैट इज किल्ड तो नहीं कहेंगे, वीक होते हैं, है ना। वीक किल्ड इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि अगर किल्ड एंटीजन बॉडी के अंदर दिया जाएगा तो इम्यून सिस्टम उतना ज्यादा इफेक्टिव रेस्पॉन्स नहीं देगा, वो किल है ऑलरेडी, क्या? दैट इज एंटीजन।
लेकिन अगर आपका वीक एंटीजन दिया जाएगा तो वीक एंटीजन खुद को सर्वाइव कराने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा जिंदा रहने के लिए, एंड उसके लिए फिर आपका जो इम्यून सिस्टम है ज्यादा बेटर रेस्पॉन्स देगा। तो इसलिए हम लोग वीक जो है आपके दैट इज एंटीजन का यूज करते हैं वैक्सीनेशन में। तो यहाँ पर आपने क्या था, एक लाइव वीक एंटीजन बॉडी के अंदर इंसर्ट किया विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन, एंड उसके अगेंस्ट आपका एंटीबॉडीज बनी किसने, जो इम्यून सिस्टम ने बनाई थी दैट इज। तो वो जो एंटीबॉडीज बनी वो क्या है, शॉर्ट टाइम, वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहेंगी, लंबे टाइम तक लिए आपके एक्टिव रहेंगी, धीरे धीरे बनेंगी, इफेक्ट जो होगा धीरे धीरे होगा लेकिन लंबे टाइम के लिए होगा, दैट इज द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। क्लियर बात। तो यहां पर वही चीज हम बता रहे हैं कि एक तो होता है नेचुरल जिसमें आपकी बॉडी खुद से ही अपने आप एंटीबॉडीज बनाती है इन्फेक्शंस के लिए, बीमारियों के लिए, ठीक है, दैट इज नेचुरल। एक होता है आर्टिफिशियल जिसमें आप एंटीजन बॉडीज बनवाते हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन। जैसे वैक्सीन डाली, वैक्सीन लगाने के बाद जब वैक्सीन लगाई तो दैट इज कॉल्ड वैक्सीनेशन, और जब उस वैक्सीन में जो एंटीजन थे उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गए आफ्टर अ वीक, आफ्टर अ डेज, आफ्टर अ मंथ, देन इट इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। तब उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इम्यूनाइजेशन। क्या बात समझ में आई? लेट मी टेल यू वंस अगेन, एक बार और बता देता हूं। मैं कह रहा हूं जैसे फॉर एग्जांपल बेटा कोविड की वैक्सीन लगी हम लोगों को, जिस दिन कोविड की वैक्सीन लगवाने घर पर से हॉस्पिटल गए, जब वैक्सीन लगवाई तो दैट इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। अब वैक्सीन लगाती तो एकदम से एंटीबॉडीज नहीं बने होंगे, इट विल टेक टाइम, 15 दिन 20 दिन लगे होंगे। तो जब वैक्सीन लगवाई दैट इज वैक्सीनेशन, और जब उसके बाद आफ्टर अ डेज जब एंटीबॉडीज बन गई बॉडी के अंदर दैट इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। अब क्लियर हो गया? तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो यहां पर आप लोग क्या कर रहे हैं, एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर या तो नेचुरली एंटीबॉडीज बन रही हैं आपकी बॉडी में, या फिर वैक्सीनेशन के थ्रू एंटीबॉडीज बनती हैं आपकी बॉडी में। जब बन जाती हैं देन यू आर कॉल्ड इम्यूनाइज्ड। अब आप इम्यूनाइज्ड हो गए उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए। क्लियर? अब आ जाओ पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी कैसी होती है बेटा? बहुत फास्ट होती है। यहां पर क्या करते हैं हम लोग, बनी बनाई एंटीबॉडीज का यूज करते हैं, ठीक है, बनी बनाई एंटीबॉडी। जैसे वैक्सीनेशन में हम लोग एंटीबॉडी नहीं डाल रहे, हम लोग एंटीजन डाल रहे हैं, बॉडी एंटीबॉडी बना रही है, आपकी इम्यून सिस्टम जो था वो एंटीबॉडी बना रहा है उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए। लेकिन पैसिव में हम लोग बनी बनाई एंटीबॉडीज ही डायरेक्टली पर्सन के अंदर डालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एंटीवेनम, जब सांप काट जाता है तो सांप के काटने पर आप उस पर्सन के अंदर, उस पेशेंट के अंदर डायरेक्टली एंटीवेनम्स डालते हैं, उसकी डोज डालते हैं। एंटीवेनम्स में क्या है, उस सांप के जहर के लिए, उस एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज हैं पहले से जो बनाई गई हैं। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। वो पैसिव इम्यूनिटी है जो फास्ट होगी लेकिन कम टाइम के लिए होगी। अब एक बार मेरी बॉडी में जब एंटीवेनम डाल दिया, अब वो सांप अगर मुझे वापस काटेगा तो उसका मतलब ये थोड़ा ना कि अब मुझे एंटीवेनम की जरूरत नहीं है, मुझे फिर से जरूरत पड़ेगी अगेन। तो इसीलिए पैसिव इम्यूनिटी कैसी होती है, हमेशा कुछ टाइम के लिए होगी, फास्ट होगी और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगी। क्या है बस, ये इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे अब यहाँ पे। तो यहाँ पर सेम वही, एक तो होती है आपकी नेचुरल, ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी एक तो नेचुरल है, वो कैसी, मदर से मिलती है, दैट इज फीडिंग के थ्रू बच्चे को, जिसमें फर्स्ट मिल्क जो आता है कोलेस्ट्रम, दिस इज फर्स्ट मिल्क, जब मदर फीडिंग कराती है अपने बच्चे को तो दैट इज जो फर्स्ट मिल्क होता है वो काफी येलो होता है, डार्क येलो होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर IgA ये एंटीबॉडी भर भर के होती है। तो दिस इज व्हाट, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी, जो मदर की फीडिंग के थ्रू बच्चे को मिली, दैट इज एंटीबॉडी मिली। तो दिस इज फर्स्ट, नेचुरली मिली। दूसरा क्या है, IgG, ये इकलौती आपकी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। इट इज द ओनली वन एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। सो बच्चे को बाय बर्थ इननेट इम्यूनिटी जो हम बोलते हैं, बाय बर्थ इम्यूनिटी, तो उसमें बच्चे को जो मिलती है एंटीबॉडी वो IgG मिलती है, और दूसरी एंटीबॉडी जो उसको मिलती है मदर के मिल्क के थ्रू वो IgA मिलती है। तो दैट इज, ये दोनों एंटीबॉडीज आपके बच्चों में दैट इज बाय बर्थ होती है। फिर बाकी की जो एंटीबॉडीज है IgM, IG, ये सब क्या करती है बेटा, आपकी IgD, ये सब बाद में डेवलप होती है, IgE, ये सब बाद में डेवलप होती है। क्लियर बात? तो ये तो हो गया नेचुरली, कैसे मिल रही है, कोलेस्ट्रॉम के थ्रू मिल रही है, और दूसरा दैट इज आपके प्लेसेंटा को क्रॉस करके मिल रही है IgG। दूसरा आर्टिफिशियल में मैंने अभी एग्जांपल दिया एक आपका, दैट इज एक तो है एंटीवेनम जो सांप के काटने पे हम लोग यूज करते हैं, दूसरा है एंटी टिटनस का सीरम या इंजेक्शन। जो हमें टिटनस के इंजेक्शन लगते हैं तो उसमें एक्चुअल में क्या मिलता है, हमें डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर बनी बनाई रेडीमेड एंटीबॉडीज ही ट्रांसफर की जाती है। इज इट क्लियर नाउ? हो गया? सो दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट द एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़ते हैं, कम टू द नेक्स्ट। अब आ जाते हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन पे। अभी समझा दिया था टर्म मैंने बेटा, वैक्सीनेशन का मतलब जब आप वैक्सीन लगवाते हैं, इम्यूनाइजेशन जब एंटीबॉडीज डेवलप हो गई बॉडी में।
सो व्हेन वी टॉक अबाउट वैक्सीनेशन, तो समझो यहाँ पर हम लोगों ने वैक्सीनेशन की बात करें, एनसीईआरटी कैसे समझा रही है। एनसीईआरटी बेटा यहाँ पर ये कह रही है कि जब हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो हमने वैक्सीन को अलग अलग स्टेप्स में डेवलप किया। जब सबसे पहली वैक्सीन बनी, जो हमने पहली वैक्सीन सबसे शुरुआत में बनाई, एडवर्ड जेनर ने बनाई थी, दैट इज वैक्सीन। तो शुरुआत की वैक्सीन में क्या करते थे, डायरेक्टली माइक्रोब्स का यूज करते थे, ठीक है। जो भी हार्मफुल माइक्रोब्स होते थे उनके वीक स्ट्रेन को, वीक माइक्रोब्स को हम लोग लेते थे और वही हम लोग क्या करते थे, डायरेक्टली पूरा पूरा माइक्रोब को, उस ऑर्गेनिज्म को या तो किल्ड या फिर लाइफ एटीन्यूटेड, लाइफ एटीन्यूटेड दैट इज वीक वायरस जो होता था या वीक माइक्रोब जो है उसको हम लोग पर्सन के अंदर ट्रांसफर कर देते थे, फिर उस पर्सन के अंदर दैट इज एंटीबॉडीज बनती थी। इसका एग्जांपल क्या है, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन का एग्जांपल दैट इज पूछा जाता है। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन जिसमें आप पूरा पूरा माइक्रोब ही यूज कर रहे हो, वीक माइक्रोब को यूज कर रहे हो, उसके एग्जांपल कौन से हैं, एक है बीसीजी और ओरल पोलियो वैक्सीन और स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के लिए ही तो हमने सबसे पहली दैट इज वैक्सीन बनाई थी एडवर्ड जेनर ने, तो वो हो गई। ओरल पोलियो वैक्सीन आप लोगों ने पी होगी, पोलियो ड्रॉप लाई जाती थी, इवन मैंने भी पी थी। तो वो पोलियो ड्रॉप जो वैक्सीन है उसमें एक्चुअल में पोलियो वायरस ही है, वीक पोलियो वायरस है जो आपके अंदर बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है, दैट इज। या फिर आपके कौन सी हो गई, बीसीजी हो गई। ये आपकी फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन थी। अब उससे आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े और हमने बनाई सेकंड जनरेशन वैक्सीन। सेकंड जनरेशन वैक्सीन में हमने पैथोजन की सब यूनिट ली। सब पैथोजन की सब यूनिट का मतलब क्या, पूरा का जब पैथोजन की बात करेंगे तो पैथोजन में जो डीएनए होगा बेटा, क्या पूरा का पूरा डीएनए इन्फेक्टेड होगा कि उस डीएनए के अंदर कोई पर्टिकुलर जीन होगा जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन कर रहा है। पर्टिकुलर जीन हम ये पढ़ चुके हैं बायोटेक के अंदर कि दैट इज हर डीएनए के अंदर जो पैथोजेनिसिटी होती है वो पूरे डीएनए से नहीं होती, उसके अंदर कोई पर्टिकुलर जीन होते हैं जिसकी वजह से पैथोजेनिसिटी शो करते हैं, वो पैथोजेनिक हो जाते हैं। अब अगर मैं उसी जीन को ही यूज करूं, दैट इज सब यूनिट, वो क्या है, उस पैथोजन की सब यूनिट है, जिसको मुझे चाहिए, जिसकी वजह से बीमारी हो रही है, मैं उसका यूज कर रहा हूं। तो यहां पर हमने कौन सी वैक्सीन बनाई सेकंड जनरेशन में, एक तो बनाई रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, ठीक है, दैट इज रिकॉम्बिनेंट। क्लियर बात बेटा। दूसरी हमने क्या बनाई, टॉक्सॉइड्स बनाए। इनके एग्जांपल्स क्या थे, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का एग्जांपल है हेपेटाइटिस बी, और जो टॉक्सॉइड एक्चुअल में आपके इनएक्टिव टॉक्सिन्स थे जो आपकी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते थे, उसमें आपका एग्जांपल है डीपीटी का। तो दीज आर व्हाट, हेपेटाइटिस बी और डीपीटी सेकंड जनरेशन की वैक्सीन हैं, दीज आर द सेकंड जनरेशन वैक्सीन। क्लियर। अब आ जाओ थर्ड जनरेशन वैक्सीन, जो हम फाइनल आज की डेट में हम लोग यूज कर रहे हैं सबसे ज्यादा, वो है आपकी डीएनए वैक्सीन। सर अब मेरी बात को समझना, यहां पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, दैट इज यहां तो हमने पैथोजन की सब यूनिट ले ली थी। मेरी बात को समझना, पैथोजन की सब यूनिट मतलब पैथोजन जो था, पैथोजन के जिस पार्ट से बीमारी हो रही है, दैट इज वो क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो पैथोजन हो रहा था, पैथोजेनिसिटी शो कर रहा था, उसको लिया था। एक स्टेप आगे बढ़ के डीएनए वैक्सीन में हमने क्या किया, डीएनए के अंदर जो जीन था एक्चुअल में उसका यूज करा हमने यहाँ पे, दैट इज डीएनए वैक्सीन कह रहे हैं। इसलिए हम उनको क्या कर रहे हैं, सीधे थर्ड जनरेशन में हम लोग डीएनए की बात कर रहे हैं कि डीएनए में जो पैथोजेनिसिटी कॉज कर रहा है उसको ले लो आप, एंड उसको आप लोग दैट इज एज ए वैक्सीन यूज करो, उसके अगेंस्ट आप क्या बनाओ, दैट इज एंटीबॉडीज बनाओ उस जीन के अगेंस्ट। तो दैट इज, इसका एग्जांपल क्या है, हेपेटाइटिस बी है। एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, लेकिन हेपेटाइटिस बी आपका सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन दोनों में यूज हो रहा है। आज की डेट में हमने हेपेटाइटिस के लिए क्या बना रखी है, दैट इज आपकी डीएनए वैक्सीन बना रखी है। क्लियर बात यहां तक, एक मिनट दो आप सी, आगे बढ़ते हैं। ये हो गए वैक्सीनेशन की बात एंड इम्यूनाइजेशन की बात। अब आ जाओ इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या है, कैसे काम कर रहा है। जब हम अपने इम्यून सिस्टम की बात करते हैं तो बेटा हम यहां बात कर रहे हैं किसकी, लिम्फॉइड ऑर्गन्स की। दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, दो हैं, एक हो गया प्राइमरी, एक हो गया आपका सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी में कौन कौन आ गए आपके, प्राइमरी में आ गया आपका बोन मैरो और दूसरा आ गया आपका थाइमस, ये दोनों प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है। अच्छा, लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं बेटा, जहां पे एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हो रहा होता है और फिर इंट्रैक्शन हो रहा होता है एंटीजेंस के साथ, दैट इज लिम्फॉइड, हम उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोन मैरो में क्या होगा बेटा आपके, दैट इज लिम्फोसाइट्स बनेंगी, बोन मैरो के अंदर लिम्फोसाइट्स बन रही है, और साथ के साथ में इनका मैच्योरेशन हो रहा है। इन्हीं लिम्फोसाइट्स का क्या होगा बेटा, मैच्योरेशन भी होगा, बनेंगी भी और मैच्योर भी होंगी। किसको छोड़ के, टी सेल्स को, यानी टी लिम्फोसाइट्स को छोड़ के। ये मैच्योर नहीं हो रही, बन तो जाएंगी लेकिन मैच्योर नहीं हो रही। मैच्योर कहाँ होंगी ये मैच्योर होंगी टी लिम्फोसाइट्स थाइमस में जाके।
तो थाइमस में मैच्योरेशन होगा किसका, टी लिम्फोसाइट्स का। क्या बात क्लियर होगी? बोन मैरो में बी और आपकी टी लिम्फोसाइट दोनों बनेंगी, लेकिन मैच्योर सिर्फ आपकी बी लिम्फोसाइट होगी, टी लिम्फोसाइट मैच्योर होगी थाइमस में जाके। अब आ जाए इसके बाद बेटा, यहाँ पे मैंने बता रखा है कि थाइमस जो होता था बेटा, बच्चों में इसका साइज हमेशा बड़ा होता है, जैसे जैसे एज होती जाती है थाइमस का साइज क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। इसलिए बड़ों की इम्यूनिटी क्या होती है, वीक होती जाती है एज द टाइम ऑफ एज, जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है इम्यूनिटी वीक होने लगती है। दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट कि बच्चों में साइज थाइमस का ज्यादा होगा और बड़ों में इसका साइज छोटा होगा। आगे आ जाते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। यहां तो आपके क्या आते हैं, दैट इज बी सेल्स टी सेल्स बन रही हैं। सेकेंडरी जहां पर इंटरेक्ट करेंगी एंटीजेंस के साथ, तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में आपके क्या आ गए बेटा, दैट इज इंटरेक्शन होगा लिम्फोसाइट्स का। ठीक है, तो इसमें किसके साथ होगा, एंटीजेंस के साथ होगा। एग्जाम्पल क्या आ गए, एक तो हो गया स्प्लीन। स्प्लीन में क्या होते हैं बेटा आपके, एक तो ये चीज भी ध्यान रखना, इंटरेक्शन तो ही रहा है, साथ के साथ में एक और चीज, ग्रेवयार्ड बोलते हैं इसको हम लोग आरबीसी का। जितनी भी ओल्ड डैमेज या डेड आरबीसीज होती हैं वो सब यहीं जाके खत्म हो रही हैं, दैट इज। दूसरा टॉन्सिल, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में कौन आ गए आपके, टॉन्सिल, जहां इंटरेक्शन हो रहा है। तीसरा पेयर्स एंड पैचेस, कहां प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, पेयर्स एंड पैचेस। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन होंगे, यहां पर भी क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। देन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये भी पता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन का ही एक पार्ट होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसका कोई रोल नहीं है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, आज की डेट में इसका कोई रोल नहीं होता, बट प्रेजेंट है ये, दैट इज। इसके अलावा आपने देखा होगा दैट इज आपके माल्ट होते हैं, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज, दिस इज आल्सो वन ऑफ माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज। कहां प्रेजेंट होते हैं ये आपके, दैट इज लाइनिंग पे प्रेजेंट होंगे। किसकी लाइनिंग पे प्रेजेंट होंगे सर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की लाइनिंग पे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग पे, और आपके दैट इज यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। इनकी जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग मैंने बता दी अंदर वाली साइड, जो आउटर पार्ट होता है अंदर की तरफ से। तो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, इनमें आपकी इनकी लाइनिंग पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, ये माल्ट टिश्यू यानी म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू देखने को मिलते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं बेटा ये, दैट इज जितना भी आपका लिम्फोइड टिश्यू है उसका 50% होते हैं ये, दिस इज द 50% ऑफ टोटल लिम्फोइड टिश्यू। जितने भी लिम्फोइड टिश्यू हम देख रहे हैं इनका 50% आपका अकेले क्या होते हैं, माल्ट होते हैं। इज इट क्लियर, दिस स्लाइड इज आल्सो क्लियर बेटा। आगे बढ़ते हैं, कम टू द नेक्स्ट। अब आ जाओ, दैट इज एक साइंटिस्ट, एक जिनको हम फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं, हिप्पोक्रेट, फादर ऑफ, दैट इज हिप्पोक्रेट। ठीक है, ये इंडियन आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग बोले, अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेट या इंडियन आयुर्वेदा हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे पुराने टाइम से बीमारी के लिए ट्रीटमेंट होता था आयुर्वेदिक तरीके से होता था, तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, दैट इज बीमारी क्या है, पहले बेस्ट समझना सिंपल सा। हम कैसे पता करेंगे कि हम बीमार हैं, या ये कहें उल्टे तरीके कि हम हेल्दी किसको कहेंगे, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग या हिप्पोक्रेट कहेंगे, ऐसे लोग जिनका बॉडी के अंदर जो उनका बॉडी फ्लूइड है, ऐसे लोग जिनका बॉडी फ्लूइड दैट इज बॉडी फ्लूइड बैलेंस हो। बॉडी फ्लूइड का मतलब क्या है, दैट इज हम लोग ह्यूमर की, अभी पीछे पता है ह्यूमरल इम्यूनिटी पढ़ी थी, ह्यूमर, तो बॉडी ह्यूमर की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट बॉडी ह्यूमर, वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉडी फ्लूइड जिनका बैलेंस होता है। अभी बॉडी फ्लूइड में क्या क्या आता है, क्या क्या बैलेंस होगा, ऐसे लोग जिनका ब्लैक बाइल, बाइल जूस, कफ और ब्लड, ये बैलेंस होना चाहिए, इनका अमाउंट सही होना चाहिए, दैट इज। तो जिन लोगों का ये अमाउंट बिल्कुल सही है, इन चीजों का अमाउंट, वो पर्सन कैसे माने जाते हैं, हेल्दी माने जाते हैं। वात, पित्त, कफ हिंदी में बोलते थे हम लोग इनको, दैट इज अपने यहाँ पे आयुर्वेदिक में हम इनको वात, पित्त, ये हो गया वात, ये हो गया पित्त, ये हो गया कफ और ये हो गया रक्त। तो जिनके ये चीजें बिल्कुल सही हैं, बैलेंस है, उन पर्सन का जो इंटरनल सिस्टम है बिल्कुल प्रॉपर सही तरीके से काम कर रहा है, दैट इज परफेक्ट, वो अच्छे हैं, हेल्दी हैं। तो हिप्पोक्रेट के अकॉर्डिंग और आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ये बैलेंस होने चाहिए, दैट इज इट शुड बी बैलेंस्ड। अब हम अगर हम बात करें WHO के अकॉर्डिंग आज की डेट में हेल्दी, ये तो हेल्दी पर्सन की जो डेफिनेशन है वो हिप्पोक्रेट और इंडियन आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग है। WHO के अकॉर्डिंग हेल्दी पर्सन हम पहले भी जानते हैं, पढ़ चुके हैं, कौन माने जाएंगे, जो फिजिकली फिट हो, जो मेंटली फिट हो और जिनका सोशल फिटनेस हो या सोशल बिहेवियर अच्छा हो, उस पर्सन को मैं क्या मानूंगा, हेल्दी मानूंगा। तो ये दो अलग अलग डेफिनेशन, दो अलग पर्सपेक्टिव, एक हिप्पोक्रेट और इंडियन आयुर्वेद के अकॉर्डिंग और एक WHO के अकॉर्डिंग। क्लियर, एनसीईआरटी इस चीज को क्लियर कर रही है। अब आ जाओ इसके बाद हेल्थ की अगर हम बात करें, हेल्थ को बैलेंस करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, सबसे पहले मेंटेन करने के लिए यानी बैलेंस करने के लिए बैलेंस डाइट, एक प्रॉपर खाना जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, तो आपकी हेल्थ सही होगी।
इसके अलावा साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, पर्सनल हाइजीन बेटा, प्रॉपर एक्सरसाइज होनी चाहिए, योगा होना चाहिए, दैट इज फिर आप हेल्दी माने जाएंगे, हेल्दी रहेंगे, ठीक है। साथ ही साथ बीमारियों के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे इफेक्ट डालती हैं, कैसे फैलती हैं, ताकि आप उन बीमारियों से बच सकें। इसके अलावा वैक्सीनेशन होना चाहिए, आपको वैक्सीन लेने जरूरी है। या फिर इसके अलावा जो भी वेस्ट है, गंदगी है, उसका डिस्पोजल तरीके से होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से वेस्ट डिस्पोज होने चाहिए। या अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें, जिससे कि जो बीमारी फैलाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं यानी वेक्टर्स हैं वो ना रहें, ठीक है। देन इसके अलावा वही अगेन खाना साफ सुथरा खाना चाहिए, पानी भी साफ सुथरा पीना चाहिए, दैट इज अगर ये चीजें फॉलो कर रहे हैं तो आप हेल्दी रहेंगे, दैट कैन बी मेंटेन। इज इट क्लियर? ठीक है, सारे पॉइंट्स नॉर्मल पॉइंट्स हैं जो हम पहले से जानते हैं। अब आ जाते हैं इसके बाद बेटा नाउ टाइप्स ऑफ डिजीज। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ डिजीज कि भाई बीमारी कैसी होती है। दो तरह की बीमारी होती है, एक होती है कंजेनाइटल डिजीज, वन इज नोन एज योर कंजेनाइटल डिजीज, एक होती है एक्वायर्ड डिजीज। वन इज कंजेनाइटल और वन इज एक्वायर्ड। सर कंजेनाइटल और एक्वायर्ड क्या है? कंजेनाइटल होती है जेनेटिक डिजीज, क्या बोलेंगे, जो बाय बर्थ होगी, ओके। कंजेनाइटल दैट इज जेनेटिक डिजीज, जो कैसी होगी बेटा, बाय बर्थ होगी, पेरेंट से आपके थ्रू ट्रांसफर हो रही है, आप में ट्रांसफर हो रही है, दैट इज कंजेनाइटल डिजीज, दैट इज कंजेनाइटल डिजीज, ठीक है। अब उसके बाद एक्वायर्ड, जो पैदा होने के बाद हुई, जो बीमारी पैदा होने के बाद हो रही है, दैट इज दैट इज योर एक्वायर्ड डिजीज। पैदा होते ही जो बीमारी थी, पेरेंट्स से जो बीमारी आपको मिली, दैट इज कंजेनाइटल या यू कैन से जेनेटिक डिजीज। जो पैदा होने के बाद आपको लाइफ स्पैन में आपके जिंदा रहते हुए जब तक लाइफ टाइम था उसमें बीमारी आपको होती रही, दैट इज एक्वायर्ड डिजीज। तो एक्वायर्ड डिजीज कैसी होती है बेटा? अगेन दो टाइप में, एक तो वही कम्युनिकेबल जो फैलेगी एक से दूसरे में, एक नॉन कम्युनिकेबल है जो फैलती नहीं है, दैट इज क्लियर। जो फैलेंगी दैट इज इंफेक्शियस, कौन कौन सी है, किसके थ्रू फैलेंगी? सर वायरस के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू, फंजाई के थ्रू, हेलमिंथीज दैट इज आपके वो होते हैं पैरासाइट्स, और प्रोटोजोन्स, इनके थ्रू ये बीमारियां फैलती हैं। एग्जांपल दिया जैसे एड्स का, दैट इज आपको पता ही है कि ड्रग एडिक्ट पर्सन जो होते हैं उनसे बीमारी फैल सकती है। एड्स जो होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकती है। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाए इन्फेक्टेड पर्सन का हेल्दी पर्सन को, तो भी ये एड्स जो है दैट इज हो सकता है। तो अब आ जाओ नॉन कम्युनिकेबल, जो फैल नहीं रही, हमें मालूम है कौन कौन सी है। कैंसर, ठीक है, एलर्जीज फैलेगी नहीं, जिसको है उसी को रहेगी, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज, सर डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब विटामिन की कमी से, जैसे स्कर्वी हो गई, कलर ब्लाइंडनेस आपका हो गया, नहीं स्कर्वी हो गई, या फिर आपका बैरी बैरी हो गई है ना, दैट इज रिकेट्स हो गई, दैट इज ये आपकी डेफिशिएंसी डिजीज देते हैं। या फिर जैसे गॉइटर हो गई, ठीक है, आयोडीन की कमी से हो रही है। इसके अलावा आपके ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज की बात कर रहे हैं, यानी कि जो ओवर ड्रग्स ले रहे हैं, अल्कोहल बहुत ज्यादा ले रहे हैं, उससे किडनी जैसे खराब हो गई, ठीक है, लिवर खराब हो गए, तो दैट इज व्हाट, ये आपके ड्रग्स और अल्कोहल एब्यूज के थ्रू हो रही है। एब्यूज का मतलब यहाँ पे किसी चीज का बहुत ओवरडोज लेना, मिस यूज कर देना, उससे बात कर रहे हैं। तो क्लियर ये बात भी, इसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी, ये सारी चीजें क्लियर है, नॉर्मल है। अब आ जाते हैं इसके बाद बेटा वायरल डिजीज। वायरस के थ्रू होंगी, जिसमें हमारे पास एनसीईआरटी जो एग्जांपल दे रही है वो दे रही है आपका हेपेटाइटिस बी, वायरस के थ्रू होती है हेपेटाइटिस बी, हम देख चुके हैं पीछे भी इसका नाम। इसके लिए हमने सेकंड जनरेशन की जो वैक्सीन है वो बनाई, साथ के साथ में थर्ड जनरेशन वैक्सीन भी बनाई है, डीएनए वैक्सीन भी हमने हेपेटाइटिस के लिए बना रखी है। तो हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है बेटा वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। कैसा होता है? दैट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। बीमारी फैलेगी कैसे? तो आपके दैट इज अगर मदर को हेपेटाइटिस है तो बच्चे को भी चांस है कि हो जाए, क्योंकि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं, इसके जो वायरस है इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, तो बच्चे को भी हो सकती है ये बीमारी। दूसरा, अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी ये बीमारी फैल सकती है, हेपेटाइटिस जो होती है, ठीक है, दैट इज क्लियर बात। सिम्टम्स क्या क्या है, इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपका लिवर जो है वो इंफेक्ट हो जाएगा। लिवर इंफेक्ट हो गया तो बाइल जूस का सिक्रेशन जो होता है वो बढ़ जाता है, तो एकदम उससे आपकी बॉडी येलो येलो हो गई, जॉइंटिस हो गया, इट कैन कॉज द जॉइंटिस। समझ में आ गई बात? जॉइंटिस दैट इज पीलिया हो गया, येलो कलर की बॉडी होने लगी, क्यों? क्योंकि लिवर ही इन्फेक्ट हो चुका है और बाइल जूस का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। देन इसके अलावा आपने इसके लिए क्या बना रखी है, पीछे बता चुके हैं हमने, इसके लिए टाइप 2 जनरेशन वैक्सीन भी बना रखी है, और साथ ही साथ में जो डीएनए वैक्सीन है वो भी हमने टाइप 3 वो भी हमने इसके लिए बना रखी है। इसी तरह से दूसरी जो वायरल डिजीज दे रखी है एनसीईआरटी में वो पोलियो दे रखी है। पोलियो जो होती है पोलियो वायरस के थ्रू होगी, इसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, ठीक है।
इसमें होता क्या है, आपका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन का मतलब नर्वस सिस्टम, जो न्यूरॉन्स हैं, जो नर्व्स हैं, उनमें क्या हो गया, स्वेलिंग हो गई, तो ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज ट्रांसफर नहीं हो पाता, वो बॉडी का पार्ट पैरालाइज टाइप का हो जाता है, ठीक है, दैट इज। इसके अलावा क्या होगा, स्टिफनेस ऑफ द नेक, यानी कि आपकी नेक जो होती है उसमें स्टिफनेस, यानी कि काफी लाइक फूल जाती है, दैट इज। एंड वीकनेस ऑफ द पर्टिकुलर स्केलेटल मसल, उस पर्टिकुलर पार्ट में जिसमें कि पोलियो हुआ है, वो पार्ट बॉडी का कैसा हो जाएगा, तो वीक पड़ जाएगा। सो दिस इज द सिम्टम्स ऑफ योर पोलियो। इज इट क्लियर बेटा? आगे बढ़े, चलो नाउ कम टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे, वेट एक मिनट दो। सो बेटा यहां तक हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम आगे स्टार्ट करेंगे, ओके।